Hello everyone, welcome back again to this particular class of the financial accounting. So guys, कल हमने शुरू किया था अपना बीकॉम 6 सेमेस्टर का फाइनेंशियल अकाउंटिंग का क्लास, जिसमें हमने देखा था कि बेसिक बातें पढ़ी थी। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आप किस तरीके से क्लासेस को आगे बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था कि आपको सिलेबस क्या क्या है। नेक्स्ट आपने कुछ बच्चों ने ऐसे कमेंट किया हुआ है कि सर हमको ना, कमेंट मतलब मैसेज किया हुआ है, सर हमको ना मैनेजमेंट अकाउंटिंग कंपलसरी नहीं है, ठीक है, हमको फाइनेंशियल मैनेजमेंट कंपलसरी है। तो बेटा डोंट वरी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के भी क्लासेस आ जाएंगी, जिनको मैनेजमेंट अकाउंटिंग की भी क्लासेस आ जाएंगी। जो ऑप्शनल सब्जेक्ट में मैनेजमेंट अकाउंटिंग लिए वो जाके वहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्या मतलब यहाँ पे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्लस मैनेजमेंट अकाउंटिंग इन दोनों की क्लासेस आपको मिल जाएगी, ठीक है। क्लासेस कैसे चालू होंगी, किस तरीके से चालू होंगी, वो सिमिलरली इसी तरीके से चालू होंगी जिस तरीके से हमने अकाउंट्स की क्लास शुरू की है। लेकिन अभी फिलहाल अकाउंट की क्लास शुरू है, धीरे धीरे सारी क्लासेस चालू हो जाएगी, ठीक है क्या। यस सर, बस आप कंटिन्यूसली ऐप पे अपडेट रहिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रहिए। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपकी क्लासेस आप तक पहुँचते जाएंगी। डन। यस सर, तो ये हो गया हमारा क्वेरी वाला टॉपिक जो कल कुछ बच्चों ने मैसेज किए थे। देन आगे बढ़ने के बाद मैंने बताया था आपको कि आपको अकाउंट्स में है 4 यूनिट्स में से आपको सबसे पहले हम लोग प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन यूनिट नंबर 4 इसको करने जा रहे हैं। डन। अब प्रॉफिट प्रायर इनकॉर्पोरेशन कल हमने किया था स्टार्ट, और जिसमें हमने काफ़ी हद तक बेसिक चीज़ें सीख ली थी। क्या बेसिक चीज़ें सीख ली थी? मैंने आपको बताया था कि प्रॉफिट प्रायर इनकॉर्पोरेशन मतलब होता क्या है कि जिस दिन कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है उसके पहले का प्रॉफिट हमको फाइंड आउट करके दिखाना है, और जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है उसके बाद का प्रॉफिट क्या है वो फाइंड आउट करके दिखाना है। तो फिर मन में सवाल आया कि सर कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेशन मतलब क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था कि जब कंपनी लीगली अंडर द कंपनीज एक्ट रजिस्टर्ड हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं इनकॉर्पोरेशन होना कंपनी का, ठीक है। पहले वो कंपनी नॉन कॉर्पोरेट होती है, उसके बाद अगर रजिस्टर्ड हो गई तो वो कॉर्पोरेट हो जाती है। बात समझ में आई क्या? यस सर, तो उसको बोला जाता है इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन का समय बोला जाता है। अब इनकॉर्पोरेशन यानी क्या होता है? इनकॉर्पोरेशन यानी हमने कल देख लिया, जो कंपनी रजिस्टर्ड होती है अंडर द कंपनीज एक्ट, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया कि इसमें हमको समझना किस तरीके से है, तो इस तरीके से समझना है कि आपको रहेगा, एक सेकंड जरा इसको मैं मिटा दूं, यहाँ पे बहुत सारा चीजें लिखे हमने जी जी। बेसिकली आपको ये 3 से 4 बातें ही याद रखनी है इस पूरे चैप्टर में, और इस 3 से 4 बातों पे ही ये चैप्टर आपका डिपेंड करेगा। चैप्टर बेहद सिंपल है, सिंपल मतलब थोड़ा सा आपको फोकस रहना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद बाकी सारी चीज़ें मैं संभालूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। यहाँ पे 2026 चाहिए था, ठीक है सर, चलिए आ जाइए। वेट अ मिनट। ओके जी, तो इस तरीके की हमने क्या की थी, बातें कर ली थी, ठीक है। डेट ऑफ एक्विजिशन आपको बताया था, जिस दिन कंपनी को, किसी पुरानी कंपनी को या नई कंपनी को या दूसरी किसी फर्म को हम एक्वायर करके कॉर्पोरेट बनाना चाहते हैं तो उस दिन को हम डेट ऑफ एक्विजिशन कहते हैं। उसके बाद जिस दिन आपको लीगल एग्जिस्टेंस मिल जाता है उसको डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कहते हैं, और जब ईयर एंड हो जाता है तो उस दिन हमको ईयर एंड को ईयर एंड ही मानना है, फाइनेंशियल ईयर एंड हो जाता है हमारा। बात समझ में आई क्या? जी सर। मेनली तो प्रॉफिट प्रायर इनकॉर्पोरेशन में आपको 3 ही बातें याद रखनी है, ये सारी चीज़ें जो लिखी है यहाँ पे। पहले तो आपको याद रखना है कि डेट ऑफ एक्विजिशन यानी क्या होता है, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन यानी क्या होता है, और ईयर एंड आपको तो मालूम ही है, बराबर है, ठीक है सर। सर इस चैप्टर में किस तरीके की चीज़ें हमको पढ़नी है, तो आप बताता हूँ मैं किस तरीके की चीज़ें आपको इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेगी। तो इस चैप्टर में सिंपल सी बात है, आपको क्या होगा, लेट अस सपोज मान लो कि 1 अप्रैल को आपका ईयर शुरू हो गया 2024 को, ईयर एंड हो रहा है आपका 31 मार्च 2025, ठीक है। ये आपका फाइनेंशियल ईयर है। आपने कंपनी एक्वायर की थी इस दिन 1 अप्रैल 24 को कंपनी किए थे एक्वायर, ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2025 को, बराबर है। अब हुआ ये कि आपकी कंपनी ना इनकॉर्पोरेट हो गई इस दिन, लेट अस सपोज कि 1
अक्टूबर है ये 2024 को इनकॉर्पोरेट हो गई। तो आपको करना क्या है, कंपनी तो बिजनेस चलता जाएगा बेटा, बिजनेस बंद नहीं होता, कंपनी बंद नहीं होती, कंपनी में तो प्रोडक्शन चलते जाएगा। एक सेकेंड, कंपनी में तो प्रोडक्शन क्या होते जाएगा, चलते जाएगा। कंपनी में प्रोडक्शन क्यों रुकेगा? ऐसा थोड़ी ना है कि जब तक डॉक्यूमेंट नहीं मिलते, आप जब तक 18 ईयर्स के आप नहीं होते तब तक आप कुछ नहीं हो सकते, ऐसा तो है नहीं। बात समझ में आएगी नहीं? यस सर। तो जब तक आप अभी ये काम करोगे, जब तक आप इनकॉर्पोरेशन आएगा नहीं आएगा ये बात की बात है कि नहीं? जब तक इनकॉर्पोरेशन आता है नहीं आता है ये बात की बात है। लेकिन सिंपल से एक बात हम समझते हैं कि कंपनी गोइंग कंसर्न है, कंपनी चलते जाएगा चलते जाएगा चलते जाएगा चलते जाएगा चलते जाएगा, मतलब कंपनी पूरे साल बिजनेस करेगा, ठीक है। अब ये पूरे साल का जो बिजनेस है ये आपको करने के बाद होगा प्रॉफिट, है ना। तो जो भी प्रॉफिट होगा आपको उसको दो हिस्सों में बांटना है, ठीक है। एक तो ये जो इनकॉर्पोरेशन हुआ है आपका, इनकॉर्पोरेशन जो हुआ है इसके पहले का प्रॉफिट क्या होगा और इसके बाद का प्रॉफिट क्या होगा। सिंपल बात समझ रहे हैं ना आप कि पूरे साल का प्रॉफिट है उसको दो हिस्सों में बांटना है। एक तो इनकॉर्पोरेशन के पहले कितना आएगा, इनकॉर्पोरेशन के बाद में कितना आएगा। अब इनकॉर्पोरेशन के पहले की चीजों को क्या बोला जाता है मालूम है? इनकॉर्पोरेशन के पहले की चीजों को बोला जाता है प्री इनकॉर्पोरेशन, और इनकॉर्पोरेशन के बाद की चीजों को बोला जाता है पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। ये कल भी मैंने आपको बताया था, प्री इनकॉर्पोरेशन और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, इन दोनों में ये अमाउंट्स को क्या करना है, डिवाइड करना है। अब ऑब्वियसली बात है, प्री इनकॉर्पोरेशन और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन करना है तो आपको बांटना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ रेशियोज, है ना। तो ये जो आपको बांटने हैं चीजें, ये बांटनी है आपको कुछ रेशियोज में। ये जो चीजें आपको बांटनी है, जैसे कि एक एग्जांपल मान लेते कि आपको सेल दिया 10 लाख रुपए। अब 10 लाख सेल दिया, ये तो टोटल हुआ पूरे साल भर का, उसमें से प्री इनकॉर्पोरेशन के पहले का कितना, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन के पहले का कितना। तो सिंपल सी बात है, जो भी सारी चीजें बांटी जाती है वो तीन हिस्सों में बांटी जाती है, 3 से 4 हिस्सों में बांटी जाती है। बात समझ में आई? क्लियर है क्या? तो वो कौन सी चीजें हैं? 3 से 4 हिस्सों में चीजों को क्या करेंगे, बांटेंगे। वो 3 से 4 चीजें कौन सी है? तो देखो जरा, अमाउंट should be classified in, या amount should be distributed in following, या एक सेकेंड ऐसे लिखो, amount should be distributed as follows। अमाउंट नीचे दिए गए 4 प्रकार से क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूट होगी। सबसे पहले अगर मान लो कोई अमाउंट है जो इनकॉर्पोरेशन के पहले की है तो वो होगी हमारी प्री इनकॉर्पोरेशन वाली अमाउंट। सब चीजें समझ में आने लगेगी धीरे धीरे। अगर कोई अमाउंट ऐसा है, जो खर्चा ऐसा है कि जो इनकॉर्पोरेशन के बाद का है हमारा, तो वो हो जाएगा सीधा कि सीधा पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। या तो आपको चीजें बांटनी पड़ेगी 2 रेशियोज में, एक तो सेल्स रेशियो निकालना होता है आपको, और एक तो निकालना होता है टाइम रेशियो। एक निकालना होता है सेल्स रेशियो, एक निकालना होता है टाइम रेशियो, ठीक है जी। अब ये 4 तरीके से अमाउंट हमको क्या करनी पड़ेगी, डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ेगी, ठीक है। बात समझ में आ गई क्या? आप पहले तो इतनी छोटी सी चीज लिख लो, बाकी बातें आगे और करते हैं। पहले ये भी लिख लो, अगर ये बनाया नहीं होगा तो इसको भी बना लो, उसके बाद में वो सी भी चीज लिख लो। चलो लिखेंगे, हो गया बेटा, डन। अब चलो एग्जांपल लेके समझते हैं कि मान लो कोई ऐसा एक कोई रेंट है, एग्जांपल है रेंट है ₹10,000, और वो बोलता है कि ये जो रेंट है ना ये सिर्फ आपने 1 अक्टूबर तक का पे किया हुआ है। तो बताओ आपको ये कहाँ लिखना पड़ेगा? तो ये प्री इनकॉर्पोरेशन में लिखना पड़ेगा, बराबर है। मैं एक रफ आइडिया दे देता हूँ आपको कि इसका क्वेश्चन आता कैसा है। क्वेश्चन आता है, आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में एक टोटल अमाउंट दिया रहेगा पूरे साल भर का,
जैसे कि आप सबने फाइनल अकाउंट पढ़ के रखा है, बेसिक सबको मालूम है ट्रायल बैलेंस किस तरीके से होती है, ठीक है। जैसे ट्रायल बैलेंस बना दी, उसने ये लिख दिया यहाँ पे कि ये रेंट है 50,000, ये सैलरी है 90,000, ये एडवर्टीजमेंट का खर्चा है सर 50,000 का। अब आपको क्या करना है, ये टोटल एक्सपेंस हो गया, ये टोटल मतलब टोटल पूरे साल भर का हो गया, ठीक है। यानी कि ये हो गया 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का, यहाँ से लेके यहाँ तक का एक्सपेंस हो गया ये। अब आपको डिवाइड करना है कि भाई साहब ये इनकॉर्पोरेशन के पहले का खर्चा कितना, इसके बाद का खर्चा कितना, यानी कि टोटल 50,000 रेंट है, टोटल 50,000 रेंट में से प्री इनकॉर्पोरेशन का कितना और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का कितना, तो उसको रेशियो के हिसाब से बांटना पड़ेगा, है ना। अब कौन से रेशियो में किस तरीके से बांटना है वो हम लोग देखेंगे। अब एक एग्जांपल लेके बात करते हैं कि मान लो यहाँ पे कैरियज लिखा है और यहाँ पे लिखा है प्री इनकॉर्पोरेशन 20,000। अब ये अमाउंट आप कहाँ लिखोगे, इसमें बांटने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि उसने बोल दिया कैरियज जो है ये प्री इनकॉर्पोरेशन का पार्ट है 20,000, तो इसको डायरेक्टली कहाँ लिखोगे आप, प्री इनकॉर्पोरेशन। तो ये मैंने यहाँ पे लिख के दिया आपको, ठीक है। और अगर मान लो आगे और चीज़ दी हुई है, जैसे कि वेजेस दिया हुआ है, यहाँ पे लिख के रखा है ब्रैकेट में पोस्ट 10,000, ठीक है। अब आप बताओ ये वेजेस पूरे 10,000 कब के हैं, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन के, यानी कि इनकॉर्पोरेशन के बाद का, तो वो जाएगा इधर साइड, बराबर है क्या। तो ये हो गया पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, ठीक है। अब बात करते हैं सेल्स रेशियो क्या होता है और इसमें क्या क्या चीज़ें बांटी जाती है, ठीक है। सेल्स रेशियो मतलब सिंपल सी बात है, आपको निकालना होता है कि प्री इनकॉर्पोरेशन के पहले का सेल इतना है, पोस्ट के पहले के इतना है, तो उसके ऊपर से रेशियो बता दीजिए क्या होगा, ठीक है। चलो धीरे धीरे बात करते हैं। पहले तो मैं आपको सेल्स रेशियो का एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ कि सेल्स रेशियो होता क्या है, फिर आपको समझाऊंगा टाइम रेशियो यानी क्या होता है और कैसे निकालते हैं सेल्स रेशियो। तो आज बात करते हैं सेल्स रेशियो की। सिंपल टॉपिक है एकदम, कोई टेंशन नहीं है। क्वेश्चन टोटल आएगा, आपको सिर्फ उसको डिवाइड करके दिखाना है, प्री का कितना पोस्ट का कितना, बात खत्म हो गई, ठीक है। अब सेल्स रेशियो निकालने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं छोटा सा, ठीक है। एग्जांपल है, या फिर पहले लिख देता हूं मैं, प्री इनकॉर्पोरेशन सेल रेशियो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन सेल। प्री इनकॉर्पोरेशन सेल और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन सेल बराबर है, यानी कि एक एग्जांपल से समझते, प्री का सेल कितना था, पोस्ट का सेल कितना था, इनकॉर्पोरेशन के पहले का सेल कितना है, इनकॉर्पोरेशन के बाद का सेल कितना है, इससे हमको निकालना है, ठीक है। आ जाओ अब एग्जांपल लिखते हैं, एक छोटा सा नन्ना मुन्ना सा एग्जांपल आपके लिए हाजिर है, ठीक है सर। एग्जांपल लिखते हैं, मान लो if the sale of pre-incorporation is 10 lakh and the post incorporation sale is 30 lakh. Find out the sale ratio. ठीक है जी, यहाँ पे साफ साफ एकदम सिंपल भाषा में लिखा हुआ है कि अगर प्री इनकॉर्पोरेशन का सेल 10 लाख है, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का 30 लाख है, तो सेल्स रेशियो क्या होगा। तो सेल्स रेशियो निकालने के लिए मैंने आपको ये यहाँ पे दिया, देखो बोला है यहाँ पे सब चीज़ें लिखी हुई है, क्या है होता है यहाँ पे ये चीज़ लिखा हुआ है, ये देखो ये सब चीज़ मैंने आपको यहाँ पे लिखी हुई है। प्री इनकॉर्पोरेशन सेल रेशियो क्या हो जाएगा, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन सेल, है ना।
ये चीज़ यहाँ पे आ जाएगी। अब आप इसमें से निकाल लो कि प्री का सेल कितना है, तो आपको खुली आंखों से दिख रहा है सॉरी, प्री इनकॉर्पोरेशन का सेल है 10 लाख रुपीज, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का सेल है 30 लाख रुपीज। तो सर रेशियो क्या हुआ, तो बच्चा जानता है इसका रेशियो हो जाएगा 1:3। ठीक है, देयरफॉर आपका जो सेल्स रेशियो हुआ वो हो गया 1:3। डन। यहां तक किसी को कोई तकलीफ? मतलब अगर हमारे पास टोटल सेल दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो हम उसको 1:3 के रेशियो में बांटेंगे। समझ में आया क्या? लिख लो इसे, फटाफट नोट डाउन करेंगे। अगर समझ गया होगा यार तो लाइक कर लो, एक छोटा सा थंब भी तो दबाना है, और क्या करना है। कमेंट तो आप करते नहीं हो, पिछले वीडियो में मैंने देख लिया कि किसी ने कुछ कमेंट ही नहीं किया है ना। क्लास देख लेते ना, लाइक पूरा क्लास देख लेते, लेकिन समझ में भी आता है बहुत अच्छे से, लेकिन कमेंट नहीं करेंगे हमने, शपथ का है भाई सर, है ना। चलो लिख लो। अब वीडियो पॉज करके लिखेंगे बेटा जो भी आपको लिखना है, हमेशा की तरह। हो गया जी, ठीक है जी। अब आगे बात करते हैं अगले रेशियो की। सेल्स रेशियो हो गया, समझ गया आपको, सिंपल सा है। सेल से ही निकालना है आपको, प्री का सेल कितना, पोस्ट का सेल कितना। फिर अगर क्वेश्चन आएंगे तो क्वेश्चन में देखेंगे कि किस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, यस सर। चलिए बात करते हैं आगे टाइम रेशियो की। टाइम रेशियो कैसे निकलता है टाइम रेशियो? तो एग्जाम्पल है, ये हमेशा हम बनाते रहेंगे जब तक चैप्टर चल रहा है, क्योंकि हर क्वेश्चन में इसकी ज़रूरत हमको पड़ेगी, इसी कॉन्सेप्ट की जो मैंने आपको सिखाया है। 1 अप्रैल 2020 को आपकी कंपनी एक्वायर की गई, इनकॉर्पोरेशन हुआ इसका लेट अस सपोज 1 अक्टूबर 2020, और आप ईयर एंड कर रहे हैं 31 मार्च 21 को, बराबर है। आपको जो मेनली फोकस रहना है वो इसके ऊपर रहना है। एक काम कर लेते ना, इसको हम कलर दूसरा दे देते हैं, है जी। ये वाला अच्छा रहेगा? नहीं, ये वाला नहीं दिख रहा है, ये वाला, हाँ जी ये सही रहेगा, ठीक है। चलो ये मान लो इनकॉर्पोरेशन हुआ है आपका, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या मिल गया, यहाँ पे आपको लीगली एग्जिस्टेंस मिल गया, कंपनी को लीगल राइट्स मिल गए, कंपनी कॉर्पोरेट हो गई। तो सिंपल सी बात है, ये जो ड्यूरेशन है यहाँ वाला, इसको हम बोलते हैं प्री इनकॉर्पोरेशन, और इसको बोलते हैं पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। इतनी तो बात समझ में आ गई। अब टाइम रेशियो निकालना है, तो आपको देखना है कि कंपनी इनकॉर्पोरेट कब हुई। आपको क्वेश्चन में देख के पढ़ना है कि कंपनी इनकॉर्पोरेट कब हुई। कंपनी इनकॉर्पोरेट कब हुई? 1 अक्टूबर को। तो टाइम रेशियो पूछ रहे हैं ना, अब इसके नाम से ही पता करो कि टाइम पता करना है आपको। तो सिंपल सी बात है, आपको ये बात समझ में आनी चाहिए या समझ के लेना है आपको कि यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना है। तो आपको डेट से डेट काउंट करनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम कितना हुआ, कितने मंथ्स हुए 1 अप्रैल से लेके 1 अक्टूबर तक, कितने मंथ्स हुए? तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, बस 5 महीने हो गए। सितंबर 6 महीने हो गए, 6 मंथ्स हो गए, ठीक है। और यहाँ पे भी 6 मंथ्स हो गए। अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक भी कितने महीने हो गए? 6 महीने हो गए। 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर तक 6 महीने, 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक 6 महीने हो गए, बराबर है क्या? अब ये हो गया हमारा टाइम, तो बस इसको लेके आप रेशियो निकाल लीजिए। सो टाइम रेशियो, प्री का टाइम कितना है पहले? 6 मंथ्स। पोस्ट का टाइम कितना है? 6 मंथ्स। तो आपका रेशियो हो गया, ये कटेंगे 1 1 से,
देयरफॉर टाइम रेशियो जो आ गया वो आ गया 1:1। एकदम सिंपल है, एकदम इजी चीज़ें है, ज़्यादा कुछ टफ है नहीं बेटा। आप इसके बारे में बिल्कुल टेंशन नहीं लेंगे, एंजॉय करो, मेरे साथ पढ़ रहे हो, ठीक है, टेंशन क्या लेना है ना। लिख लो इसे फटाफट, नोट डाउन करिए। और हमेशा की तरह मैं आपको हमेशा काम की ही बातें बताऊंगा, बाकी बातें हम करेंगे नहीं, ठीक है। अगर आप इधर उधर से कुछ क्वेश्चनिंग लेके आते हो तो आप खुद ही कंफ्यूज होगे, ठीक है। इसे नोट डाउन कर लो। आई होप कि सबको टाइम रेशियो और सेल्स रेशियो समझ में आ गया है, ठीक है जी। इसका एक एग्जांपल लिख लेता हूं मैं, इसका हम एक एग्जांपल कर लेते, टाइम रेशियो का एक एग्जांपल लिख लेते। एग्जांपल, if company purchase on 1st April 2014 and certification, ये सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन is granted on 1st July 2014। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपको मिला 1 जुलाई 2014 को दिन, ठीक है। एंड कंपनी क्लोजेस इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट on 31st March every year, then calculate time ratio। चलिए फटाफट आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को नोट डाउन करो और टाइम रेशियो निकाल के दिखाइए मुझे। सारे बच्चे लिखेंगे, कोई कंजूसी नहीं करेगा, ठीक है। चलो नोट डाउन करिए और सॉल्व कीजिए फटाफट। नोट डाउन करना है, सॉल्व भी करना है। सॉल्व कैसे करना है, इस मेथड से। ये बिल्कुल ऐसे 3 डब्बे बनाने हैं आपको, प्री इनकॉर्पोरेशन लिखना है, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन लिखना है, डेट्स लिखनी है और फिर सॉल्व करना है। ऐसे ही नॉर्मली सॉल्व नहीं करना आपने, ठीक है। चलिए सॉल्व कीजिए फटाफट। ठीक है जी, हो गया आपका जी सर। तो देखिए ज़रा, जिसने अभी तक सॉल्व नहीं किया वो कंटिन्यू करो। सॉल्व करने के बाद ही आपको क्या करना है, ये आंसर चेक करना। हमारी जो कंपनी एक्वायर की थी वो 1 अप्रैल 2014 के दिन, इनकॉर्पोरेट हुई 1 जुलाई को 2014। ईयर एंड हो रहा है 31
मार्च 2014, सॉरी 2015 आएगा। कैसे आप बताते नहीं हो सर, गलत हो गया। तो ये जो हो गया बेटा, ये प्री इनकॉर्पोरेशन का पीरियड हो गया हमारा। ये जो हो गया, ये हो गया पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का पीरियड। ऐसे ही बिल्कुल प्रेजेंटेशन रखना है, वो चिंदी चोरी वाले काम बिल्कुल नहीं करना कि ऐसे ही कैसे भी करके कर दिया, ना ना, अच्छे से लिखो तो अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे तो एग्जाम में भी अच्छे से लिखेंगे, बराबर है क्या। वो फर्क नहीं पड़ता कि पेपर कौन सा है, बीकॉम का है कि बीबीए का है कि सीए का है कि सीएस का है, ये मैटर नहीं करता। पॉइंट इज कि ये चैप्टर आप मेरे पास से पढ़ रहे हो तो अच्छे से पढ़ो, ठीक है, सिंपल सी बात है। मार्क्स सेकेंडरी है। अब आपको काउंट करना है कि फ्रॉम द 1 अप्रैल टू 1 जुलाई कितने मंथ होते हैं, कितने महीने में गिनो। अप्रैल पूरा, मई, जून, ठीक है, तो 3 मंथ्स यहाँ हो गए, तो ये हो जाएंगे 3 मंथ्स, और बाकी के बचे 9 मंथ्स, आया ना। तो अगर हम बात करें तो प्री के हमारे प्री इनकॉर्पोरेशन टाइम रेशियो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन टाइम, ठीक है। तो ये जो हो गया, ये हो गया 3 मंथ्स, और ये जो हो गया, ये हो गया 9 मंथ्स, ठीक है जी। तो जो रेशियो आएगा वो आएगा 3:9। बेसिक मैथ्स है, ये तो उतना आपको आता होगा। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, देयरफॉर टाइम रेशियो इज 1:3। ठीक है, बात समझ में आ गई। डन, छापो। जिसने सॉल्व किया होगा बहुत बढ़िया, नहीं किया तो छापो बेटा। हो गया जी सर, हो गया। चलिए, इतना अगर हो गया है तो फिर अभी बातें आगे करते थोड़ी सी। अब मैंने आपको कहा कि आपको क्वेश्चन आएगा, कैसा क्वेश्चन आएगा सर, तो ये देखिए, ये हमारा चैप्टर का नोट्स है, आपको इसी के वीडियो के अगल बगल ये मिल जाएगा, ठीक है। अभी थोड़ा सा इसके ऊपर काम चल रहा है एडिट करने का, अभी आज का वीडियो तो आपको नहीं मिलेगा, ये मतलब आज क्वेश्चन ही नहीं करना हमको, लेकिन जब आप तीसरी क्लास करोगे तो आपको ऐप पे जाके इसको डाउनलोड कर सकते हो आप, ठीक है। समझ में आई क्या बात? यस सर। चलिए, तो क्या बोल रहा है आपसे, अच्छा हाँ, एक और बात बोल दूं कि डाउनलोड वही बच्चे कर सकते हैं जो बच्चे क्लास लगाना चाहते हैं, ठीक है सर। लेकिन हम तो डेमो कर रहे हैं। हाँ, आप डेमो कर रहे हो बेटा, तो आप ऐसे ही क्वेश्चन देख लीजिए, जैसे मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ उसी तरीके से आपको क्वेश्चन देखना है, ठीक है। अब जरा ध्यान दो यहाँ पे। अब मेन बात तो क्या है पता है क्या, सेल्स रेशियो टाइम रेशियो बिल्कुल ईजी है, एकदम सिंपल है, आपको निकालना कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात है ही नहीं। मेन काम क्या है, जब आपको आती है ऐसी अमाउंट्स, अब ये नहीं समझ में आता कि कौन से पर्टिकुलर को कौन से रेशियो में बांटा जाएगा। आप देखो यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है डायरेक्टर फीस। अब आपको ना यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन दी है कि ये प्री वाला है कि पोस्ट वाला है, अब आप कौन से इसमें बांटोगे इसको बताओ ना। आपको ये दिया है कि सेल्स रेशियो में बांटो कि टाइम रेशियो में बांटो। समझ में आए क्या बात? हाँ सर, मतलब यही तो डेंजर है इस चैप्टर में। हाँ, यही एक चीज़ डेंजर है। रेशियो तो कोई भी निकाल लेता है, सेल्स के ऊपर से प्री का सेल कितना, पोस्ट का सेल कितना, रेशियो बता दो। टाइम रेशियो कैसा, प्री से लेके इनकॉर्पोरेशन तक कितने, डेट ऑफ एक्विजिशन से लेके डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन तक कितने महीने हुए, और डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से ले ईयर एंडिंग तक कितने मंथ्स हो रहे हैं, ये तो कोई भी निकाल लेगा ना, सिंपल सी बात है। लेकिन द पॉइंट इज, आप ये जो पर्टिकुलर्स है इसको कौन से रेशियो में बांटोगे, ये कैसा फाइंड आउट करोगे, ये कैसा फाइंड आउट करोगे, और यही पे दिमाग लगाना है। और यही पे बच्चे गड़बड़ करके आते हैं कि कौन सी चीज़ कौन से रेशियो में बांटनी है, ठीक है।
किसी को कुछ भी नहीं सूझा तो कोई भी रेशो डाल देते, बोलते इसको है ना, इसको इस रेशो में बांट दो, कहानी खत्म हो गई। ठीक है, ये ऐसा है, इसको इस रेशो में बांट दो, कहानी खत्म। ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको रेशियोज कौन से इसमें कौन सा चीज़ बांटनी है ये बिल्कुल समझ में आना चाहिए, और ये समझ में आना पड़ेगा, मतलब समझना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ को बांटना है और कौन सी चीज़ को बांटना ही नहीं है। ये भी होता है, कोई कोई चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं करना होता है। ठीक है, डायरेक्टली वो प्री में लिखने होते हैं या पोस्ट में लिखने होते हैं। बात समझ रही है क्या मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे? यस सर। तो अभी हमारा जो टॉपिक है वही है कि हम लोग सीखेंगे कि कौन सी चीज़ों को कहाँ कहाँ बांटना पड़ेगा, कौन से ऐसे पर्टिकुलर्स है जिसको टाइम रेशियो में बांटना है, कौन से ऐसे पर्टिकुलर्स है जिसको सेल्स रेशियो में बांटना है, कौन से ऐसे पर्टिकुलर्स है जिसको डायरेक्ट पोस्ट में लिखना है, और कौन से ऐसे पर्टिकुलर जिसको डायरेक्ट प्री में लिखना है। बात समझ में आई? यस सर। तो अभी हमको जो लिखना है वो वही चीज़ें लिखनी है। मैं कुछ चीज़ें आपको लिखवा के देता हूँ, ठीक है। तो आइए छोटा सा हेडिंग डालिए, सब हेडिंग अगला वाला। While solving the problem, following important points should be considered। ठीक है, जब भी आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो आपको ये सारे दिए हुए पॉइंट्स को याद रखना पड़ेगा, ये सारे पॉइंट्स को आपको कंसिडर करके चलना पड़ेगा। ठीक है जी। पॉइंट नंबर पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको हमेशा याद रखना है, इसके ऊपर आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बस ये पॉइंट याद रख लो, चैप्टर एकदम इजी चला जाएगा आपके लिए। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहले आता है ग्रॉस प्रॉफिट। क्वेश्चन में अगर ग्रॉस प्रॉफिट आया तो इसको कौन से रेशियो में हम बांटेंगे? तो जो ग्रॉस प्रॉफिट होता है इसको बांटना होता है आपको सेल्स रेशियो में। क्यों बांटना है, कैसे बांटना है, ये सवाल अभी मत पूछो, ये क्योंकि ये सारे के सारे जो है, ये सारे के सारे जो है ये ऑलरेडी लिखे हुए हैं बुक्स में, नोट्स में लिखे हुए सारी चीज़ें हैं कि ये पर्टिकुलर इसी रेशियो में बांटनी है। ठीक है, और क्यों बांटनी है इसका अगर आंसर चाहिए तो आपको क्लासेस को कंटिन्यू करना पड़ेगा, जब तक ये आपका चैप्टर एंड हो जाएगा तब तक ये आंसर्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, सेकेंड नंबर, पहला तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट में सबसे ज़्यादा ध्यान देना है कि ग्रॉस प्रॉफिट सेल्स रेशियो में बांटना है। ठीक है, यस सर। दूसरा, सच एक्सपेंसेस आर डायरेक्टली related with sales such expenses which are directly related to the sales should be distributed in सेल्स रेशियो। ठीक है, ऐसे सारे खर्चे जो सेल्स से रिगार्डिंग है उसको हम सेल्स रेशियो में बांटेंगे। ठीक है, अब सर ऐसे कौन से खर्चे हैं सर जो सेल के रिगार्डिंग है, बता रहा हूँ, लिख के दे रहा हूँ। ठीक है, लिखेंगे एग्जाम्पल, कौन से, जैसे कि मान लो एडवर्टीजमेंट है, एडवर्टीजमेंट, सेलिंग कमीशन, अगर आप सेल करने के लिए किसी को कमीशन दे रहे हो या सिर्फ कमीशन आ रहा है, या आप किसी को डिस्काउंट अलाउ कर रहे हो, डिस्काउंट अलाउ कर रहे हो आप किसी को। ठीक है, या फिर डिस्काउंट अलाउ
उसके बाद मान लो बैड डेब्ट्स हो गया आपके पास कुछ एग्जाम्पल। उसके बाद अगर सेल्समैन की सैलरी है, उसके बाद मान लो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है, उसके बाद डिलीवरी वैन एक्सपेंसेस है। ये सारे एक्सपेंसेस एक्सेट्रा, ये सारे एक्सपेंसेस जो सेल करने के लिए, प्रोडक्ट को बेचने के लिए किए जाते हैं, ठीक है क्या। जैसे आप नाम से पढ़ लोगे, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा लोगे तो समझ में आ जाएगा। क्या? एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट कैसे करते, क्यों करते? ताकि प्रोडक्ट को बेचा जा सके, बराबर है। तो सेल्स से रिगार्डिंग हो गया वो खर्चा। सेलिंग कमीशन, हम किसी को कोई चीज़ बेचने के लिए कमीशन दिया जाता है, प्रॉपर्टी डीलर्स एजेंट को कमीशन देते हैं ताकि वो उनकी प्रॉपर्टी बेच के दे, बराबर है। डिस्काउंट आप देते हो सामने वाली पार्टी को ताकि आपका जो प्रोडक्ट है वो जल्दी से जल्दी बिक जाए। बैड डेब्ट्स होते हैं, मतलब जिन कस्टमर को आपने चीज़ें बेची है उनसे अगर वो पैसा रिकवर नहीं हुआ तो वो भी आपका लॉस हो गया रिगार्डिंग टू सेल्स, ठीक है। सेल्समैन सैलरी, जो सेल्समैन तरह तरह के मतलब एरियाज में जाकर चीज़ों को बेचते हैं उनकी सैलरी देना। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस करना, वही सेल्समैन को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ट्रैवलिंग के एक्सपेंसेस देने होते हैं। डिलीवरी वैन एक्सपेंसेस, जैसे कि अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, इनकी वैन आती है कभी कभी आपको आपके घर पे ऑनलाइन डिलीवरी करने, तो इसके खर्चे भी सेल्स के रिगार्डिंग ही होते हैं, बराबर है क्या। तो जितने भी सारे खर्चे हैं जो सेल्स के रिगार्डिंग है उसको हम बांटेंगे सेल्स रेशियो में। बात समझ में आ गई? यस सर। पॉइंट नंबर थर्ड, पॉइंट नंबर थर्ड, तीसरा क्या है? फिक्स्ड एक्सपेंसेस। अब ऐसे एक्सपेंसेस जो फिक्स्ड है, वो चेंज नहीं होते, वो हर महीने में हमको करना ही है। जैसे कि रेंट है, हर महीने में देना ही है, मुझे रेंट हर महीने में पे ही करना होता है। मेरे क्लास में बच्चा आए या ना आए, मुझे हर महीने में रेंट उतना ही पे करना होता है। बात समझ में आई क्या? तो सारे फिक्स एक्सपेंसेस शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड amongst the टाइम रेशियो। सारे जो फिक्स्ड एक्सपेंसेस है वो टाइम रेशियो में बांटे जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये समय का पैसा मिलता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एग्जांपल लिखें। यस सर। बात करते हैं सैलरी की। सैलरी क्या आपको समय का पैसा मिलता है? यस सर। हम रोज जाते हैं सर, 8 घंटे काम करते हैं, महीना भर काम करेंगे तो वही हमको सैलरी मिलेगी, तो समय का पैसा मिल रहा है, ठीक है। तो ये टाइम रेशियो में बांटा जाएगा। रेंट, क्या आप रेंट भी समय का पैसा देते हैं? यस सर। एक महीने हमने कोई चीज़ यूज़ कर ली तो उसका हम रेंट दे देते हैं, बराबर है क्या। तो ये जितने समय के लिए हम चीज़ यूज़ करेंगे उतने समय का ये रेंट होता है, क्लियर है क्या। कभी कभी एक दिन का भी रेंट होता है, ठीक है। कोई कोई चीज़ों का एक दिन का भी रेंट देना होता है, कोई कोई चीज़ हम 10 दिन 8 दिन 15 दिन यूज़ कर सकते हैं, उसका भी रेंट देना होता है। गर्ल्स जैसे जैसे कभी कभी क्लोथिंग्स को अलग अलग तरीके की कपड़ों को डिज़ाइन जो ऑलरेडी मतलब रेंट पे क्लॉथिंग करते हैं, जो लोग रेंट पे कपड़े प्रोवाइड करते हैं, कलेक्शंस प्रोवाइड करते हैं, ज्वेलरीज प्रोवाइड करते हैं, वो ज्वेलरीज लेके आते हैं। हमारे यहाँ किसी की शादी है तो हम ज्वेलरी रेंट से लेके आते हैं, तो 2-4 दिन का रेंट देना होता है, तो ये भी टाइम एक्सपेंसेस हो गया, क्लियर है क्या। ये रिलेटेड है समय से। तो ये हो गया सैलरी, रेंट और ऑडिट फीस। ये फिक्स्ड नेचर के भी खर्चे हैं, ये करने ही होते हैं कंपनी को, ये अवॉइड नहीं कर सकते। चाहे जीरो प्रोडक्शन हो, चाहे आपका प्रोडक्शन आसमान छू रहा हो, लेकिन फिर भी आपको ये खर्चे करने ही करने होते हैं। डेप्रिसिएशन भी है, डेप्रिसिएशन भी समय के रिगार्डिंग ही है, एक्सेट्रा। ये सारे खर्चे जो रिगार्डिंग है इन सब चीज़ों के, तो इसको आपको बांटना पड़ता है कौन से? इसमें टाइम रेशियो में, ठीक है। ये रहा पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4, धीरे धीरे बेटा समझ में आ जाएगा आपको, जैसे जैसे क्वेश्चनिंग सॉल्व करेंगे वैसे वैसे समझ में आ जाएगा। और अभी भी समझ में आ रहा है तो फिर बहुत अच्छी बात है, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दो एक, ठीक है, कमेंट डाल दो कि सर खतरनाक समझ में आ रहा है ना। चलिए आगे। हाँ, अब ऐसे एक्सपेंसेस विच आर incurred
स्पेलिंग भूल चूक माफ कर लेना, अकाउंट का टीचर हूँ मैं, इंग्लिश का नहीं। विच आर इनकर्ड, पहले ही सही लिखा, ठीक है। आफ्टर द इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस विच आर, कहाँ हो गया ये, जब तुम्हारी क्लास लेता हो तभी गड़बड़ करता है, पता है क्या, अदरवाइज कोई गड़बड़ नहीं करता। ऐसे सारे एक्सपेंसेस जो इनकॉर्पोरेशन के बाद आपको आए हैं, ऐसे सारे खर्चे जो इनकॉर्पोरेशन आप होने के बाद आपको करने होते हैं। जैसे कि एक सिंपल सा एग्जांपल दूं कि आप छोटे से नन्हे बच्चे थे, ठीक है, जैसे आप 18 साल के हो गए, अब 18 साल के होने के बाद आपको चलानी है मस्त बढ़िया गाड़ी, ये गाड़ी है, ठीक है, ये गाड़ी चलानी है आपको, ठीक है। अब इसके लिए आपको लाइसेंस निकालना पड़ेगा। अब एक बात बताओ बेटा, लाइसेंस आप जब निकालोगे तो आपको कुछ एक्सपेंस आएगा कि नहीं, खर्चा आएगा कि नहीं। तो ये जो खर्चा है ये आप इनकॉर्पोरेट मतलब 18 साल के होने के थे उसके पहले का लगा था कि उसके बाद का है, तो उसके बाद का है, ठीक है क्या। तो ये डायरेक्टली हम किस में डालेंगे, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में, इस ड्यूरेशन का ये खर्चा हो गया। समझ में आया क्या? यस सर, बात क्लियर है सर? क्या एग्जाम्पल देते हो सर, खतरनाक सर, दिल को छू जाता है सर एग्जाम्पल, है ना। तो जो भी सारे एक्सपेंसेस जो इनकॉर्पोरेशन होने के बाद लगते हैं वो हम पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में लिखेंगे। इधर लिख लेते, एक्सपेंसेस विच आर इनकर्ड आफ्टर द इनकॉर्पोरेशन should be wholly charged to the period आफ्टर इनकॉर्पोरेशन। जो इनकॉर्पोरेशन के बाद के खर्चे लग रहे हैं कंपनी को वो हम पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में डालेंगे, जमा करेंगे, बराबर है। अब ऐसे कौन से खर्चे हैं, ये जो पॉइंट है ना बेटा ये इंपॉर्टेंट है। जितना आपको समझने में इसको इजी जा रहा है कि सर ये वाला तो इजी है, ये तो कोई टेंशन नहीं, बांटने का टेंशन नहीं, रेशियो निकालने का टेंशन नहीं, लेकिन नहीं, आपको पहचान में आनी चाहिए कि कौन से ऐसे खर्चे होते हैं जो इनकॉर्पोरेशन के बाद होते हैं, ये आपको पहचानना है। क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा, ठीक है क्या, क्वेश्चन नहीं बोलेगा आपको ये पहचानना पड़ेगा कि ऐसा कौन सा खर्चा है जो इनकॉर्पोरेशन के बाद किया जाता है। तो ये जो पॉइंट है ये आप आयन पे लिख के रखेंगे और इसके ऊपर अच्छे से फोकस भी करेंगे। डन। एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात करें तो हाँ जी, एग्जाम्पल ये इंपॉर्टेंट है, ये याद ही कर लेना, ये लर्न ही कर लेना आपने। 2-4 एक्सपेंसेस है, जैसे बात करते हैं डायरेक्टर फीस, एग्जाम्पल कोई भी प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। उसके बाद अगर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो ऑन डिबेंचर्स, क्योंकि कंपनी डिबेंचर कब इशू कर सकती है, जब उसको लीगली राइट है। आप गाड़ी चला कब सकते हो, वैसे कानून की नज़र में आप गाड़ी कब चला, हम तो सर 8-9 से गाड़ी चलाते हैं ना, हमारा छोड़ते नहीं, ऐसा नहीं। आप कानून की नज़र में गाड़ी सीखने के लिए कब एबल होते हो, 18 ईयर्स के बाद, ठीक है। तो वैसे ही कंपनी डिबेंचर इशू करने के लिए कब एबल होगी, जब वो इनकॉर्पोरेट होगी, यानी कि वो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड होगी, तब जाके कंपनी अपने डिबेंचर्स इशू कर सकती है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हो गया, एक्सेट्रा, बाकी के सारे चीजें, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था एक। नंबर 5 वाला, इंटरेस्ट ऑन परचेज प्राइस पेएबल, इंटरेस्ट ऑन परचेज प्राइस पेएबल टू वेंडर्स। अगर ऐसी कोई चीज आती है तो ये हम अलोकेट करेंगे, इसको हम बांटेंगे टाइम रेशो के अंदर, इसको बांटना होता है टाइम रेशो में। अब सर ये क्या है, इंटरेस्ट ऑन परचेज प्राइस पेएबल मतलब क्या,
आपने किसी से उधार परचेस किया था, आपने क्रेडिट परचेस किया हुआ किसी से, उधारी में खरीदी हुई चीज़ें, अब उसने आपने उसको पैसा दिया ही नहीं। जैसे कि बिल ऑफ एक्सचेंज हम पढ़े चैप्टर 12 में, बराबर है कि नहीं। उसमें हम क्या करते थे, ड्रॉवी के ऊपर क्या लिखता था, बिल लिखता था, फिर वो ड्रॉवी पैसे देता ही नहीं था, बिल डिसऑनर कर लेता था, फिर हम उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करते थे, है ना। वैसे ही आपने अगर किसी से उधार खरीदा हुआ है और उसका उधारी का पैसा टाइम पे नहीं चुकाया, तो वो आपके ऊपर इंटरेस्ट लगा रहा है, ठीक है। वो सामने वाला पर्सन आपके ऊपर क्या लगा रहा है, इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है। तो इस चीज़ को हम टाइम रेशियो में बांटेंगे, अगर वैसा कोई इंटरेस्ट आता है तो। समझ में आया क्या? आई होप कि ये सारे के सारे 5 पॉइंट आपको समझ में आ गए। वापस एक बार इसको रिवाइज करते। सबसे पहले हमने देखा कि ग्रॉस प्रॉफिट अगर आ गया तो उसको सेल्स रेशियो में बांटना है, ठीक है। ऐसे कोई भी एक्सपेंसेस जो सेल्स के रिगार्डिंग है तो उसको हम बांटेंगे सेल्स रेशियो में। ऐसे कोई एक्सपेंसेस जो टाइम के रिगार्डिंग है उसको बांटेंगे टाइम रेशियो में, यानी कि वो फिक्स्ड है, ठीक है क्या। उसके बाद ऐसे कोई एक्सपेंसेस जो इनकॉर्पोरेशन के बाद आते हैं तो उसको हम डायरेक्टली आफ्टर इनकॉर्पोरेशन में लिख देंगे, बराबर है। और अगर इंटरेस्ट आ रहा है ऑन परचेज प्राइस पेएबल टू द वेंडर्स तो हम उसको टाइम रेशियो में बांटेंगे। समझ में आ गया? डन? क्लियर है? यस सर। बस अब आज का लास्ट टॉपिक आज ही पढ़ाऊं, लास्ट टॉपिक? हाँ सर, ठीक है। आज का लास्ट टॉपिक, कुछ इंपॉर्टेंट बात बतानी है मुझे। वैसे तो ये आपको याद नहीं रखनी चीज़ें, ये आपकी कुछ काम की है नहीं, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। नहीं तो कुछ बच्चे बोलेंगे कि ये तो सर ने पढ़ाया नहीं। वैसे बच्चे बड़े होशियार होते हैं आजकल के। मेरा भी वीडियो देखेंगे, किसी और का भी वीडियो देखेंगे, फिर हमको करेंगे कंपेयर, कौन अच्छा पढ़ा रहा है, कौन सस्ते में पढ़ा रहा है। सस्ते में मतलब कौन एकदम सिंपल तरीके से, किसका वीडियो ज़्यादा लंबा है वो तो देखते ही नहीं आजकल। 30 सेकंड के शॉर्ट्स ही अच्छे लगते हैं हमको, बराबर है कि नहीं? जी सर, वैसा ही कुछ है, लेकिन वैसा नहीं है बेटा। अगर वीडियो इतना लंबा बना रहा हूँ तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें सीखने लायक है। अब आप ही देखो, आप जब वीडियो को स्टार्टिंग में आपको क्या नॉलेज था, और अभी हो गए लगभग हमको 50 मिनट्स होने जा रहे हैं। तो 50 मिनट्स के बाद आपको क्या नॉलेज आ गया, ये सोचो ना। 50 मिनट्स के पहले आपको ना पता था सेल्स रेशियो क्या होता है, ना पता था टाइम रेशियो क्या होता है, ना पता था आपको प्री इनकॉर्पोरेशन क्या होता है, ना पोस्ट इनकॉर्पोरेशन क्या होता है, बराबर है। लेकिन अब वो सारी चीज़ें पता हो गई आपको, ठीक है। यस सर, तो ये बेनिफिट होता है, दूसरा कुछ नहीं, ठीक है। हाँ जी, अभी मैं बात कर रहा था आपसे कि लेट अस सपोज कि आपकी कंपनी ने एक्वायर किया किसी बिजनेस को, डेट ऑफ एक्विजिशन, ये डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन हो गया। ये वाला कंसेप्ट थोड़ा सा अच्छे से ध्यान देना। और ये हो गया ईयर एंड, ठीक है। वही डेट ले लेते जो हमारी चल रही है, 1 अप्रैल मान लो ये 2014 है। इनकॉर्पोरेशन हो गया आपका 1 अक्टूबर 2014 को, और ईयर एंड हो रहा है आपका 31 मार्च 2015 को, बराबर है। अब ज़रा बात समझ लेना, जो हमारा ये ड्यूरेशन है, जो हमारा ये पीरियड है बिफोर 1 अक्टूबर जो हमारा पीरियड आएगा, ये हो गया प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड, ठीक है। और ये जो आ गया, ये आ गया पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड, ठीक है। अब कंपनी, मैंने लॉजिकली बात आपको नहीं बताई, लॉजिकली एक बात करते हैं कि कंपनी तो कंटिन्यूसली बिजनेस करते जा रही है, हाँ है ना। कंपनी का जो बिजनेस है, भले ही उसने अपना बिजनेस इस तारीख को एक्वायर किया, लेकिन इस तारीख से प्रोडक्शन कर रही है कंपनी, यहाँ तक के चीज़ें बेच भी रही है, प्रॉफिट भी कमा रही है, ठीक है। लेकिन असल में जो प्रॉफिट कंपनी कमाती है और जिसको रिकॉर्ड किया जाता है, वो रिकॉर्ड किया जाता है आफ्टर इनकॉर्पोरेशन ही, बराबर है। तो सर इसके पहले अगर कंपनी प्रॉफिट कमाती है तो उसको हम क्या बोलेंगे? यहाँ अगर कुछ कंपनी प्रॉफिट कमाती है, प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड में अगर कंपनी कोई प्रॉफिट कमा रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे? और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में अगर कंपनी प्रॉफिट कमा रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे, ठीक है। तो इसका ट्रीटमेंट मुझे बस आपको लिख के देना है और बस आगे बढ़ना है, ठीक है। चलिए आइए, तो इस चीज़ को लिखेंगे फटाफट, जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। इंपॉर्टेंट चीज़ें थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ी सी, ठीक है। हाँ जी, जो भी हम प्रॉफिट हो या लॉस हो, इस ड्यूरेशन में
जो भी हमको कंपनी को प्रॉफिट या लॉस होगा, चाहे कंपनी यहाँ पे प्रॉफिट कमाए या चाहे कंपनी यहाँ पे लॉस कमाए, ठीक है। तो ये जो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा कंपनी को, ये जो होता है ना, ये कैपिटल नेचर का प्रॉफिट और लॉस माना जाता है। कैपिटल नेचर का मतलब अगर कंपनी को प्रॉफिट होता है तो इसको हम प्रॉफिट ट्रीट नहीं करते, इसमें से किसी को शेयर होल्डर्स को डिविडेंड वगैरह नहीं बांटा जाता। ये कैपिटल नेचर का प्रॉफिट होता है, इसको कैपिटलाइज किया जाता है सीधा सीधा। समझ में आया क्या? मतलब इसको ट्रीट किया जाता है कि ये कैपिटल है, बराबर है। समझ में आया? तो सर नहीं समझा, थोड़ा सा डिटेल में समझाओ। ठीक है, आ जाओ यहाँ पे, देखो ध्यान दो। अगर मान के चलो कंपनी को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, दोनों केस में करेंगे क्या? अगर कंपनी को हुआ प्रॉफिट और अगर कंपनी को हुआ लॉस, तो क्या करेंगे हमारे बॉस, है ना? अगर कंपनी को प्रॉफिट होता है ना, तो इसको हम ट्रांसफर करेंगे टू कैपिटल रिजर्व, क्योंकि इस प्रॉफिट को हम कैपिटल मानेंगे। ये प्रॉफिट को हम क्या मानेंगे? कैपिटल मानेंगे। बात समझ में आई? ठीक है। अगर बिफोर इनकॉर्पोरेशन आपको होता है प्रॉफिट कंपनी को, तो उस प्रॉफिट को हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं बेटा? कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं, बराबर है? यस सर। ये जो प्रॉफिट हुआ इनकॉर्पोरेशन के पहले का, इसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाता है। उसके बाद कैपिटल रिजर्व मतलब कैपिटल में, कैपिटल बताया जाता है उसको कंपनी का, मतलब ये पैसा जो है ये कंपनी स्टार्ट करने के लिए लगा है, हम बस इतना बताया जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर कंपनी को होता है लॉस, इनकॉर्पोरेशन के पहले अगर कंपनी को लॉस होता है, तो ये जो लॉस है ये ट्रांसफर किया जाता है गुडविल अकाउंट पे। ये ट्रांसफर किया जाता है गुडविल अकाउंट में। बस इसको आपको ध्यान रखना है। ये दोनों बात समझ में आ गई। प्री इनकॉर्पोरेशन के पहले के बात समझो, पोस्ट के बाद तो कंपनी को सारे अधिकार मिल जाते हैं, और सारे अधिकार मिलने के बाद कंपनी क्या क्या करती है, ये सारी चीज़ें आपको मालूम है, ठीक है। सर कैसे मालूम है? कुछ भी बात करते नहीं मालूम हमको, बताओ आप। ठीक है, बताता हूँ। अब देखो, बताने के बाद मत बोलना ये दो चीज़ें हमको पता थी सर। अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई, उसके बाद अगर कंपनी कोई प्रॉफिट या लॉस कमाती है, ठीक है, तो उसको रेवेन्यू नेचर का खर्चा माना जाता है। रेवेन्यू नेचर का खर्चा माना जाता है, ठीक है। अब अगर कंपनी को होता है प्रॉफिट, तो कंपनी क्या करेगी? ये थोड़ा सा इधर ले लेके हम, हाँ एक सेकेंड, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा ना इधर कर लेते हैं। अगर कंपनी को होता है प्रॉफिट, थोड़ा सा बेटा सराउंडिंग का साउंड इग्नोर करना, क्योंकि आपको तो मालूम है इंडिया डेवलपिंग कंट्री है ना, कंस्ट्रक्शन इधर उधर चल रहा है, तो उसके लिए मैं कुछ कर नहीं सकता, बराबर है कि नहीं? ठीक है, तो आप क्लास पे फोकस करेंगे, वो इम्पोर्टेंट रहेगा। अगर कंपनी को होता है प्रॉफिट या कंपनी को होता है लॉस, तो सिंपल बात है, एक बात बताओ रे, कंपनी को जब लीगल अधिकार मिल ही गए, तब कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना शुरू करेगी। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना शुरू करेगी तो कंपनी को चाहे प्रॉफिट हो रहा है चाहे लॉस हो रहा है, वो कहाँ ट्रांसफर करती है, यानी कि कहाँ लिखा जाता है बताओ? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, हाँ है ना? तो इसको बस इतनी बात ध्यान रखना। प्रॉफिट और लॉस शुड बी रिकॉर्डेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। खत्म बात। अब बताओ, ये बात आपको नहीं मालूम थी क्या, कि जो प्रॉफिट है नेट प्रॉफिट उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते हैं, लॉस आया वो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखना पड़ता? ये मालूम था कि नहीं मालूम था? मालूम था तो पहले तो बताया, आपको पता है, समझते नहीं हो, सुनते नहीं हो, ठीक है। तो बस ये चीज़ कॉपी कर लो,
आज सारी बेसिक बातें हमने कर ली। अगले क्वेश्चन में, अगले चैप्टर में अगले वीडियो में हमको करने के लिए कुछ बचा नहीं है। बेसिक में हमको डायरेक्टली सॉल्व करना है क्वेश्चंस, ठीक है क्या? आप इसको नोट डाउन करिए फटाफट, वीडियो पॉज करके, और अगर नोट डाउन हो जाएगा तो फिर आप हमसे मुलाकात करिए अगले क्लास में, जिसमें हमको सॉल्व करना है एक तड़ाकेदार मसालेदार पहला नंबर का क्वेश्चन, ठीक है? जिसको आप सॉल्व करने के बाद, जिस क्वेश्चन को आप पढ़ने के बाद आपका दिल बोलेगा कि क्या ज़बरदस्त चैप्टर है और क्या स्कोरिंग चैप्टर है, और सर तो खतरनाक पढ़ा ही रहे हैं। बराबर है क्या? बात समझ में आई? देखो, जितनी अच्छे से मैंने नोटिंग की हुई ना, उतनी अच्छे से आपने भी नोटिंग करनी है अपने कॉपी में। बराबर है? तब जाके आपको अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है? चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू बेटा।